Systematic position of Vaucheria. Domain Eukaryota, order Heterosyphonales, class Xanthophyceae, family Vaucheriaceae, genus Vaucheria, and species Vaucheria borealis. Vaucheria is an aquatic or terrestrial algae. टेरेस्ट्रियल मेनली डैम सॉइल। तो वाउचेरिया एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही हैबिटेट में ग्रो करता है और टेरेस्ट्रियल में मेनली ये डैम सॉइल में पाया जाता है और इसकी हाफ से भी ज़्यादा दर्जन, एक दर्जन से भी ज़्यादा इसकी जो स्पीसीज है मेनली वो मराइन होती है और मेजोरिटी में इसकी जो स्पीसीज है वो फ्रेश वाटर में ग्रो करती है। और यदि फ्रेश वाटर स्पीसीज होती है तो वो एरेटेड वाटर में ग्रो करती है जिसमें एयर प्रॉपर या सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हो। येलोइश ग्रीन कलर की एल्गी होती है। इसमें जो मेन पिगमेंट पाए जाते हैं वो है क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, जैंथोफिल्स। रिजर्व फूड मटेरियल मेनली ऑयल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। थैलस ब्रांच्ड और सिनोसिटिक होता है और अनसेप्टेड और ट्यूबुलर फिलामेंट्स होते हैं। देखिए सिनोसिटिक का क्या मीनिंग होता है कि देखिए फिलामेंट तो प्रेजेंट है बट वो कैसा है, उसमें सेप्टा नहीं है। देखिए जैसे कि मान लो ये फिलामेंट है, ये लंबा सा फिलामेंट देख रहे हैं आप, इसमें क्या है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट है, साइटोप्लाज्म है, सारी चीजें हैं बट इनके बीच में कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। तो फिलामेंट कैसा है, ब्रांच सिचुएशन हो सकती है, ब्रांच में हो सकता है फिलामेंट। सिनोसिटिक मीन जब सेप्टा एब्सेंट हो और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो, और अनसेप्टेड हो गया यानी सेप्टा एब्सेंट है। एंड ट्यूबुलर फिलामेंट्स, इसलिए इसका थैलस ब्रांच्ड होता है और सिनोसिटिक होता है, अनसेप्टेड होता है और ट्यूबुलर होता है। राइजोइडल ब्रांच्ड अटैच्ड विद द बेस ऑफ थैलस। तो देखिए अगर बेस पर राइजोइडल ब्रांच होगी तो जो राइजोइड होगा वो क्या होगा, यहाँ से सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड रहेगा, ये बेसल पोर्शन, तो ये सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड रहता है। इट्स नोन एज हैप्टेरोन, और इस रीजन को जो कि बेस वाला होता है फिलामेंट का, जिसको हम हैप्टेरोन कहते हैं। सेल वॉल थिन कंटेन्स पैक्टोस। तो इसकी सेल वॉल जो होती है, सेल की जो सेल वॉल है वो थिन होती है और मेनली पैक्टोस की बनी हुई होती है और सेंटर में इसमें वैक्यूल पाया जाता है। हर सेल में पूरी लाइन में सेंटर में वैक्यूल होगा। तो ये इसकी फिलामेंट का स्पेसिफिक फीचर है। स्टार्च ग्रेन्स आर लैकिंग, तो इसमें स्टार्च ग्रेन्स की कमी पाई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है, याद रखना है कि इसमें सिनोसिटिक कंडीशन पाई जाती है, यानी फिलामेंट ब्रांच्ड होगा बट इसके बीच में सेप्टा नहीं पाए जाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है, तो इसको हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। तो ये सेल्गी का स्पेसिफिक फीचर है, इसमें सिनोसिटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, फिलामेंट सिनोसिटिक होता है। नेक्स्ट देखिए रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से इसमें रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव मेथड से भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए ये 3 मेथड से इसकी लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के स्पोर्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा होता है। फर्स्ट एप्लेनोस्पोर्स, सेकंड जूस्पोर्स एंड थर्ड हिप्नोस्पोर्स और सिस्ट। तो ये 3 तरह के स्पोर्स इसकी लाइफ साइकिल में बनते हैं जिसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट है जूस्पोर्स। तो जूस्पोर्स जो होता है वो मल्टी फ्लैजिलेट एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। प्रोड्यूस क्लब शेप्ड स्पोरेंजियम, also known as synzoospores and cenospores. During development, swelling of tip portion to form a club-shaped chromatophores are flow into the swelling area. तो देखिए जब इसकी लाइफ साइकिल में जब जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो ये इसका एक फिलामेंट है। तो देखिए फिलामेंट में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, कोई सेप्टा नहीं है इस वाली ए नंबर के डायग्राम में। बट जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय इसका जो टिप वाला पोर्शन होता है वो स्वेलअप हो जाता है, यानी देखिए फूल गया है और सारा इसका जो सेल का कंटेंट है ये ऊपर वाले पोर्शन में कलेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पर आकर
इसका साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म सारे न्यूक्लियस ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं धीरे-धीरे। और ये पोर्शन कैसा हो गया? क्लब शेप। इसको हम क्लब शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसके बेस पर क्या होता है? अब एक सेप्टा बनेगा। ये देख रहे हैं यहाँ क्रॉस वॉल फॉर्मेशन हो गया, यानी यहाँ पर एक सेप्टा बन गया। सेप्टा इसलिए बन गया ताकि अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका नीचे वाले पोर्शन से अब कनेक्शन खत्म हो जाए। क्योंकि अब यहाँ पर हमें एक स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करना है। तो अब यहाँ पर जो ये स्पोरेंजियम बनती है इसको हम जू स्पोरेंजियम कहते हैं। अब इस जू स्पोरेंजियम का पूरा कंटेंट जो है एक सिंगल, देख रहे हैं ये सिंगल जू स्पोर का फॉर्मेशन करता है। बट इस जू स्पोर को हम सिन जू स्पोर कहते हैं। सिन जू स्पोर क्यों कहते हैं? देखिए इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ये सारे न्यूक्लियस यहाँ पर अरेंज्ड है और सबसे फ्लैजिला निकले हुए हैं। तो ये स्पोर जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड और मल्टी फ्लैजिलेट होता है, इसलिए इस स्पोर को हम सिन जू स्पोर कहते हैं। अब ये सिन जू स्पोर क्या है? ये जू स्पोरेंजियम जब रप्चर हो जाती है तो ये जू स्पोर ये बाहर आ जाता है, सिन जू स्पोर। ये सिन जू स्पोर कुछ समय तक मूवमेंट करता है, उसके बाद क्या होता है देखिए इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और जर्मिनेशन स्टार्ट होते ही देखिए जर्म ट्यूब से जो स्ट्रक्चर निकल रही है ये वाला पोर्शन तो राइजोइड बना लेता है, और ऊपर वाला जो ये पोर्शन है ये धीरे धीरे डिवाइड होकर क्या है इसका प्लांट बना लेता है। तो ये थैलस का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल में जू स्पोर्स के द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें सिन जू स्पोर्स बनता है, जो कि मल्टी न्यूक्लियोटाइड और मल्टी फ्लैजिलेट स्पोर्स होता है। बहुकेंद्रकीय और बहुकशाभिकीय स्पोर बनता है ये। नेक्स्ट, एप्लोनोस्पोर्स डेवलप्ड इन ड्राई कंडीशंस। ज्यादातर इस तरह के जो स्पोर्स होते हैं ये ड्राई कंडीशन में बनते हैं। एप्लोनोस्पोरेंजियम क्लब शेप स्ट्रक्चर होती है ये। इट डेवलप्स इनटू नॉन मोटाइल एप्लोनोस्पोर्स। तो एप्लोनोस्पोरेंजियम से जो एप्लोनोस्पोर्स बनते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें कोई फ्लैजिला का जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। एप्लोनोस्पोर्स एस्केप्स बाय द इरेगुलर रप्चर्स ऑफ एप्लोनोस्पोरेंजियम। तो एप्लोनोस्पोरेंजियम एक अलग अलग जगह से क्या होती है रप्चर हो जाती है। रप्चर होने से क्या होता है ये एप्लोनोस्पोर बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। इन फेवरेबल कंडीशंस एप्लोनोस्पोर जर्मिनेट। तो जैसे ही एनवायरनमेंट सुटेबल होता है, कंडीशंस इनको फेवरेबल मिलती है तो ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? न्यू थैलस फॉर्म करते हैं। तो ये देखिए एप्लोनोस्पोरेंजियम सेम जैसे जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है ऐसे ही एप्लोनोस्पोरेंजियम बनती है। ये बेस पर सेप्टा बन गए। इसका पूरा का पूरा ऊपर का कंटेंट एक सिंगल स्पोर बनाता है जिसे हम एप्लोनोस्पोर कहते हैं। बट इसमें फ्लैजिला नहीं बनते, यानी ये नॉन फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होता है। ये एप्लोनोस्पोरेंजियम से जब बाहर रिलीज होते हैं तो ये भी सेम जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से एप्लोनोस्पोर्स के थ्रू भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक तो जू स्पोर्स के द्वारा था, दूसरा एप्लोनोस्पोर्स के थ्रू। थर्ड है हिप्नोस्पोर्स। Segmentation takes place in tubular branches. Thick wall is developed around the each segments hypnospores. These hypnospores produce new thallus or thin wall cyst. तो देखिए इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में ये जो फिलामेंट्स है इसका देखिए, ये फिलामेंट जो होता है ये कई छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। देखिए 1 2 3 4, तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, और ईच फ्रेगमेंट के चारों तरफ क्या है? वॉल सिक्रीट हो जाती है। देखिए चारों तरफ ये वॉल सिक्रीट हो गई। तो हर फ्रेगमेंट्स के चारों तरफ ये वॉल सिक्रीट हो जाती है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम सिस्ट कहते हैं। तो ये सिस्ट या हैप्लोनोस्पोर्स, एकाइनिड्स, कई सारे नाम हैं। तो ये चारों तरफ देखिए इसकी चारों तरफ थिक वॉल बन गई है। तो ज्यादातर इस तरह के जो स्पोर्स होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, जब एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं होता है। तो फिलामेंट क्या है? कई सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और हर फ्रेगमेंट्स के चारों तरफ थिक वॉल यहाँ पर इसके चारों तरफ सिक्रीट हो जाती है। अब ये हर फ्रेगमेंट जो होता है इसको हम सिस्ट कहते हैं। अब ये सिस्ट क्या है? जब इससे सेपरेट होते हैं तो ये भी जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? न्यू फिलामेंट्स बना लेते हैं। तो इस तरह से वाउचेरिया की लाइफ साइकिल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 3 स्पोर्स के द्वारा होता है। तो फर्स्ट पढ़ा था हमने जू स्पोर्स, सेकेंड हमने पढ़ा एप्लेनोस्पोर्स, एंड थर्ड हमने पढ़ा सिस्ट या हिप्नोस्पोर्स। तो
तो ये 3 स्पोर्स के द्वारा इसकी लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oogamous, मेल सेक्स ऑर्गन एंथिडिया, एंथिडिया सिलेंडर हुक शेप्ड स्ट्रक्चर, फीमेल सेक्स ऑर्गन उगोनिया स्फेरिकल। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली oogamous टाइप का होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम यहाँ पर एंथिडिया कहते हैं, और एंथिडिया जो है एक सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है और हुक शेप्ड होता है, जैसे हुक होता है इस तरह से। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम oogonia कहते हैं, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ससाइड टाइप सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑन द मेन फिलामेंट। तो जो मेन फिलामेंट होते हैं उस पर सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये एक ही ब्रांच पर पास पास में बनते हैं। तो एक ही ब्रांच के ऊपर ये दोनों सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पास पास बनते हैं। जर्मिनेटर टाइप सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑन स्पेशल ब्रांचेस। तो कई बार क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन है कुछ स्पेशल ब्रांचेस पर डेवलप होते हैं। दीज ब्रांचेस आर शॉर्ट एंड बियर टर्मिनल एंथिडियम एंड लेटरल ग्रुप ऑफ oogonia। तो ये जो ब्रांच होती है टर्मिनल पोजीशन पर तो एंथिडिया बनाती है, और इसकी लेटरल साइड पर oogonia का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये देखिए ये एक ब्रांच है। तो अभी हमने बताया कि टर्मिनल पोजीशन पर तो ये एंथिडिया बनती है जो हुक शेप होता है। ये देखिए हुक शेप एंथिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसकी लेटरल साइड पर ये देखिए स्फेरिकल शेप की oogonia बन जाती है। तो ये दोनों एक ही ब्रांच पर पास पास बनती हैं। तो पोजीशन अलग अलग स्पीसीज में वेरी करती है। यहाँ पर ये टर्मिनल पोजीशन में एंथिडिया है, और इसकी लेटरल साइड पर बेस की तरफ oogonia का फॉर्मेशन होता है। तो oogamous टाइप का यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ए नंबर पर मेच्योर सेक्स ऑर्गन्स, बी लिबरेशन ऑफ एंथेजोइड्स एंड फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन एंड मेल एंड फीमेल ऑफ न्यूक्लाई, देन जाइगोट फॉर्मेशन। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सेक्स ऑर्गन मेच्योर होते हैं। सेक्स ऑर्गन मेच्योर होंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो एंथिडिया में एंथेजोइड्स मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और oogonia में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब एंथीडियम से एंथेजोइड्स क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, और ये एंथेजोइड्स लिबरेट होकर क्या करते हैं, oogonia से फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो ये देखिए एक ही फिलामेंट पर यहाँ पर स्फेरिकल शेप की oogonia बन जाती है, और हुक शेप ये एंथिडिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों जब एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो वॉल की वॉल डिसॉल्व हो जाती है, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर यहाँ पर जाइगोट बनाते हैं। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है। देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इसमें थैलस कैन ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी और इंसेक्ट बाइट्स। तो देखिए थैलस में क्या होता है, कई बार मैकेनिकल इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से थैलस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और हर फ्रेगमेंट में ये कैपेसिटी होती है कि वो आगे जाकर न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस तरह की इसकी लाइफ साइकिल में हमने देखा कि रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होता है। तो फर्स्ट था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसकी लाइफ साइकिल देखिए, जैसे हमने पढ़ा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था हमने। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने 3 मेथड से पढ़ा। फर्स्ट हमने पढ़ा कि जू स्पोर्स के द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये जू स्पोर्स के द्वारा पढ़ा था हमने। सेकंड हमने पढ़ा एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू, एंड थर्ड हमने क्या पढ़ा, सिस्ट के थ्रू इसकी लाइफ साइकिल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देन सेकंड हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेनली oogamous टाइप का होता है। ये देखिए एक ही ब्रांच पर ये नियरेस्ट एक दूसरे के पास में, यहाँ पर देखिए ये क्लब शेप या हुक शेप तो एंथिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ पर ही पास में ही स्फेरिकल oogonia बन जाती है। अब जब इन दोनों का कांटेक्ट होता है तो यहाँ पर बॉल डिसॉल्व हो जाती है। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से यहाँ पर जाइगोट बनता है, देन oospore बनता है, और ये जर्मिनेट करके oospore क्या बनाता है, फाइनली फिर न्यू फिलामेंट बनाता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल में देखिए हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एंड सेक्सुअल, दो मेथड से इसकी लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन होता है। तो ये था टॉपिक आज का, वाउचेरिया उसकी लाइफ साइकिल।
ये देखिए वाउचेरिया की अगर आप लाइफ साइकिल देखना चाहें तो ये देखिए वाउचेरिया है। इसकी लाइफ साइकिल में हमने 3 तरह के स्पोर्स पढ़े। तीनों तरह के स्पोर्स देखिए, फर्स्ट पढ़ा जू स्पोर्स, सेकंड हमने पढ़ा एप्लेनोस्पोर्स एंड थर्ड पढ़ा है काइनेट्स। तो इन 3 स्पोर्स के द्वारा यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये तीनों तरह के स्पोर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। नेक्स्ट हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि जो प्लांट है या थैलस है, उस पर देखिए एंथिडिया और ऊगोनिया बनती है। ऊगोनिया पर ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये ओवम का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर एंथ्रोजोइड्स बने, दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ और यहाँ पे 2n ऊ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। देन ऊ स्पोर में फिर रिडक्शन डिवीजन होता है और फिर ये जर्मिनेट करके क्या बनाता है, वापस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये था आज का टॉपिक वाउचेरिया। तो नेक्स्ट, तो ये छोटा सा ही टॉपिक था। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट ने इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग अलग दिया है। कुछ साइंटिस्ट इसको ग्रीन एल्गी में कंसीडर करते थे, बट आपने देखा कि इसका कलर कैसा था, येलो, थोड़ा सा येलोइश ग्रीन कलर का था, ब्राइट कलर का था ये। तो वाउचेरिया जो है, हाँ भाई, वाउचेरिया के बारे में आप पूछती हूँ थोड़ा सा आपसे रिवीजन। वाउचेरिया, ठीक है। तो वाउचेरिया, अब बताइए इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, 1 बाय 1। फर्स्ट कैरेक्टर कौन बता रहा है? फिलामेंट कैसा होता है? फिलामेंट, फिलामेंट का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन बता रहा है इसका? कोई भी बताइए, फिलामेंट कैसा होता है इसका? कोई भी बोलो, इशिका, स्तुति, रागेश्वरी, अल्फिया, किसी को भी कुछ भी समझ में आया, एक एक कैरेक्टर बोलो। वाउचेरिया का फिलामेंट कैसा होता है अभी? तो फिर मैं ही पूछूं क्वेश्चंस? और मुझे बताओ सिन जू स्पोर्स क्या होता है? एक टर्म पूछ रही हूं मैं, सिन जू स्पोर्स क्या होते हैं? सिन जू स्पोर्स अगर आ जाए, डिफाइन सिन जू स्पोर्स, क्या होते हैं सिन जू स्पोर्स? कौन बता रहा है? बोलिए। अरे भाई, चुप रहने से काम थोड़ी चलता है। सिन जू स्पोर्स की डेफिनेशन कौन दे रहा है? कैसे स्पोर्ट्स होते हैं ये? नहीं बताओगे? ठीक है भाई। देखिए, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होते हैं। ये ऐसे देखिए, ये ऐसे पेरिफेरी की तरफ ये अरेंज हो जाते हैं ये। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड ऐसे लाइन से कई सारे न्यूक्लियस होंगे और कई सारे फ्लैजिला होंगे। जैसे हमने ज़्यादातर क्या पढ़ा था कि यूनी न्यूक्लिएटेड एंड बाई फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर क्या होता था, जू स्पोर्स होता था। बट यहाँ पर क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है और मल्टी फ्लैजिलेट कंडीशन है। तो इस तरह से ये अरेंज हो जाते हैं और यहाँ पे क्रोमोटोफोर सेंटर में मूव करते रहते हैं। तो ये न्यूक्लियस रहता है और ये 2 फ्लैजिला से अराइज होते हैं। तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है यहाँ पर, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड मल्टी फ्लैजिलेट जो स्पोर बनता है, उसको हम सिन जू स्पोर्स कहते हैं। ये सिर्फ इसी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, सिन जू स्पोर्स। अच्छा, पिगमेंट बताइए, पिगमेंट्स कौन सा होता है इसमें? कौन बता रहा है? हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मुझे बताओ, सिनोसिटिक कंडीशन क्या होता है? सिनोसिटिक, इसका थैलस सिनोसिटिक होता है। बताइए भाई, कौन बता रहा है सिनोसिटिक का क्या मीनिंग है? कोई भी बताओ। सेप्टा एब्सेंट होता है। हाँ, सेप्टा एब्सेंट होते हैं। तो फिलामेंट है, जैसे ये वाला, ये फिलामेंट है, ठीक है। फिलामेंट कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, लेकिन ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, बहुत सारे न्यूक्लियस से भी। फिलामेंट ब्रांच भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, बट विदाउट सेप्टा, एसेप्टेड कंडीशन, कोई नहीं है। और अगर इसका आप देखेंगे ना लैब में, तो सेंटर में पूरी वैक्यूल होती है, सेंटर में पूरी लाइन से।
क्योंकि फिलामेंट क्या है, सेप्टा तो है ही नहीं, तो ये वैक्यूल प्रेजेंट होती है। तो ये जब सेप्टा एब्सेंट और मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन होती हो तो इस चीज को हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं संकोशिकीय, संकोशिकीय, ठीक है, इसको बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। पिगमेंट कौन सा होता है इसमें मेनली, पिगमेंट्स बताइए, कौन बता रहा है पिगमेंट्स? येलो ग्रीन। हाँ, येलो ग्रीन कलर की एल्गी होती है, बट पिगमेंट्स कौन कौन से पिगमेंट लिखेंगे हम? पिगमेंट्स देखिए, क्लोरोफिल ए तो सभी में होता है, क्लोरोफिल ए तो आप मान लो सभी में होता है क्लोरोफिल। मैम बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल। यस, जेंथोफिल पाया जाता है ना, तो जेंथोफिल का ही कलर होगा, इसी वजह से ये येलो इस तरह का कलर होता है ये। और रिजर्व फूड मटेरियल, फूड क्या होता मैम है? ऑयल होता है। हाँ, ऑयल था, गुड, ऑयल इसमें रिजर्व फूड मटेरियल था। सेल वॉल कैसी बनी हुई थी इसकी, सेल वॉल किस, मैम सेल वॉल की है ना, लैक्टोज से बनी हुई थी। तो सेल का ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो गया। देखिए, किसी भी सेल में हम बेसिकली यही बताते हैं सेल कैसी है। एक तो यूकैरियोटिक थी, यूकैरियोटा में आता है ना, तो यूकैरियोटिक ही थी सेल, सेंटर में वैक्यूल होती है, मल्टीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन है, क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, और पिगमेंट्स बता देना, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स, रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल, सेल वॉल जो होती है फैक्टोज की बनी होती है, ये इसका सेल बता देना, फिलामेंट बता देना। देन रिप्रोडक्शन में स्पोर्स के नेम बता देना, कौन कौन से स्पोर्स है, फर्स्ट स्पोर्स का नाम बताइए। एप्लेनोस्पोर। हाँ, एप्लोनो, फर्स्ट एप्लोनो से शुरू करें। नहीं, जूस्पोर। हाँ, लाइन से शुरू करा करो, देखो हम सीक्वेंस याद रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। जू स्पोर्स, याद है, जू स्पोर्स को हिंदी बोलते हैं चल बीजाणु। चल बीजाणु मतलब जो चल मूव कर सकते हैं, और मूव कौन कर सकता है, जिसके पास फ्लैजिला होता है। तो जू स्पोर्स को हिंदी बोलते हैं चल बीजाणु, जू स्पोर्स। क्योंकि आपने देखा था जू स्पोर कैसे थे, ये सिन जू स्पोर्स पाए जाते हैं। जू स्पोर जिस स्पोरेंजियम में बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जू स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये जू स्पोर जो होता है मल्टीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होता है एंड मल्टी न्यूक्लियोटाइड होता है, इसको हम सिन जू स्पोर कहते हैं। देन सेकंड एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स कैसे स्पोर्स होते हैं अभी, फ्लैजिलेटेड होते हैं कि नॉन फ्लैजिलेटेड? नॉन फ्लैजिलेटेड। हाँ, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, देखो उसमें फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है। फ्लैजिला किसमें पाया जाता है, सिर्फ जू, ये लो सारा ही डब हो गया, ठीक है। एप्लेनोस्पोर्स सेकंड हो गया, एप्लेनोस्पोर्स। थर्ड क्या है? हाँ, यस मैम। थर्ड स्पोर्स का नाम एप्लेनो एकाइनेट्स। स्पोर्स, और क्या नाम? एकाइनेट्स, हाइपेनोस्पोर। हिप्नो, हिप्नो है ना। थर्ड नंबर था सिस्ट भी बोलते हैं इसको, देखो सिस्ट एक्चुअली क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं ज्यादातर, यानी इनके चारों तरफ थिक वॉल सिक्रीट होती है। थिक वॉल होगी इसका मतलब इसको क्या, एक तरह से रेस्टिंग स्टेज की जरूरत है, इसको सिस्ट बोलते हैं, हिप्नोस्पोर्स बोलते हैं, और थर्ड नंबर पे एकाइनेट्स बोलते हैं। कई नाम है इनके, कुछ भी बोल सकते हैं कहीं भी, एकाइनेट्स, ये तीन नाम होते हैं, और ये तीनों एक तरह के रेस्टिंग स्पोर्स के लिए वर्ड यूज होता है, यानी ये थिक वॉल होते हैं। ये आपने देखा था इसमें फिलामेंट कैसा हो जा रहा था, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जा रहा था। तो ये मान लो ये इसकी एल्गी का फिलामेंट था, ये इस तरह से, तो ये कैसा हो जा रहा था, फ्रेगमेंट्स, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जा रहा था, ये इस तरह से सेगमेंट बना लिए थे इसने बीच बीच में, और हर फ्रेगमेंट्स में कैपेसिटी होती है कि वो आगे जाके क्या बना सकता है, नया फिलामेंट। तो ये इस तरह से होता है, इसका जो पूरा का पूरा फिलामेंट होता है ना, ये देखो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाएंगे और मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन होती है, और इनके चारों तरफ थिक वॉल बन जाती है, ऐसे थिक वॉल सिक्रेट हो जाती है।
सबके चारों तरफ। तो हर ये फ्रेगमेंट जो होता है ना, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है भी, जब एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं होता तो फिलामेंट क्या होता है, कई छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और हर फ्रेगमेंट आगे जाके ये न्यू फिलामेंट बना लेता है। तो ये इनमें कैपेसिटी होती है। तो सिंपल है। और सेक्स और रिप्रोडक्शन कैसा होता है, oogamous। सेक्स और रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का, oogamous, ठीक है। यानी इसकी लाइफ साइकिल में दो तरह के सेक्स ऑर्गन बनेंगे, नंबर 1 एंथीडिया और नंबर 2 oogonia, Ugonia. है ना। तो दोनों ये दो तरह के सेक्स ऑर्गन बनते हैं। oogamous टाइप की लाइफ साइकिल होती है, दो तरह के सेक्स ऑर्गन बनते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एंथीडियम कहते हैं। एंथीडियम, एंथीडियम कैसा स्ट्रक्चर था आपको याद है ना, हुक शेप था, ये हुक की तरह लगा। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम oogonia कहते हैं। oogonia, ये क्लब शेप स्ट्रक्चर, ये तो क्लब शेप होता है, ये स्फेरिकल होता है। अब ये एक ही फिलामेंट पे बन सकते हैं दोनों के दोनों। और इसकी, तो ये एक सेकेंड, तो एक ही फिलामेंट पे हमने पढ़ा था, याद है, जैसे मान लो ये एक ही फिलामेंट, तो ये यहाँ पर तो क्या बन गया, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हुक शेप बन गया, देखो ये ऐसे। और यहीं पास में फिलामेंट पर यहीं पर क्या बन गई, ये oogonia बन गई है, इस तरह से। जरूरी नहीं एक बने, दो भी बन सकती है, ये दो oogonia बन गई है। इस तरह से ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाते हैं। ये जहाँ पे ये दोनों ब्रांच एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आती है, देखिए कॉन्टैक्ट में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वॉल जो है ना यहाँ की डिजॉल्व हो जाती है, और डिजॉल्व होके क्या करती है, दोनों के जो सेलुलर कंटेंट होते हैं एक दूसरे कॉन्टैक्ट में जाते हैं, ये यहाँ ये रब करते ही पूरा ही रब हो जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मेल गैमिट है और इसका फीमेल गैमिट है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक 2n सेल बन गई है। देखिए ये 2n सेल को हम क्या कहते हैं, oospore। ये oospore बन जाता है और ये oospore क्या बनाता है, आगे जाके वापस न्यू फिलामेंट बना लेता है। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये था वाउचेरिया। तो ये यूनिट सेकंड के 3 एल्गी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब लास्ट एल्गी रहेगी एक सार्गेसम। जरूरी नहीं हम उसको पढ़ें, बाद में पढ़ लेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, आप बोर हो गए, ठीक है। आपको कुछ नए टॉपिक पढ़ाएंगे, अब एल्गी से हट के पढ़ाएंगे अब। तो ये थी आज की एल्गी, वाउचेरिया। हिंदी में वाउकेरिया लिखा रहता है भाई, वाउकेरिया। तो ये था इसकी लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन और बस अटेंडेंस ले लेते हैं। शेयर स्क्रीन, अटेंडेंस प्लीज। नम्रता, Yes, ma'am. ठीक है। कौशल, निर्मला, ममता कुमारी, ममता एब्सेंट। सिमरन, रोहित मेहरा, सिमरन, अंकित, अल्फिया, अल्फिया प्रेजेंट है। जया, Present, ma'am. जया प्रेजेंट, जया प्रेजेंट है क्या? कुश, चंद्र प्रकाश, मीना, सनी, नंदनी, नंदनी एब्सेंट। युवराज, युवराज, एक मिनट। सूर्य प्रताप सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, संजना, नव, नवीन, प्रेजेंट मैम। अमित कुमार, सुख गुजर,
हरीश, हरीश प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम। हाँ हरीश प्रेजेंट है। जयेश, जयेश एब्सेंट, हरीश प्रेजेंट। स्तुति, Present, ma'am. स्तुति प्रेजेंट। लव, Present, ma'am. ओके लव शर्मा। जिशिका, जिशिका एब्सेंट। धारवी, Present, ma'am. धारवी। रागेश्वरी, Present, ma'am. Present, ma'am. ओके कनिष्का, कनिष्का एब्सेंट। Present, ma'am. Present. प्रेजेंट, ओके। सिमरन अंसारी, मिलन, Present, ma'am. ओके। और कोई रह गया? किसी की अटेंडेंस रह गई हो? इसमें इतने ही नाम थे इसलिए मैंने इतने ही लगा दिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं भाई? आप लोग स्टूडेंट्स पेपर फर्स्ट की तैयारी हो रही है? सेकंड यूनिट कंप्लीट होने वाली है, ये लास्ट एल्गी रही इसमें, बस 2 यूनिट कंप्लीट पूरी तरह से। बस एक सार्गेसम एल्गी रहेगी इसमें और बाकी पूरा 2 यूनिट कंप्लीट पेपर फर्स्ट बॉटनी का। आपके इतने ही एडमिशन हुए क्या? 12 स्टूडेंट्स हो आप लोग? बस बहुत कम हो। और कोई डाउट? मैम हेलो मैम। हाँ बोलो, हरीश बोल रहे हो कुछ? मैम वो मतलब नोट्स बनाने थे हिंदी के, जो मतलब वो बुक में से सारा लिखना है या फिर उसमें से छोड़ छोड़ के लिखना है आपने पढ़ाया जो? नहीं आप थोड़ा शॉर्ट में बनाओ, ऐसे सेलेक्ट करके। ऐसे पूरी थ्योरी बकवास तो नहीं करना, हमें ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी है। हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाने चाहिए बस। जैसे आज मैंने बताया, आपने ये पीपीटी की हेल्प लो, पीपीटी आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि बुक में इतनी लैंग्वेज की होती है, हर लैंग्वेज को बार बार घुमा घुमा के वही लिख देते हैं वो लोग। आपको क्या है, डिलीवर करना है, चाहे आप उसको शॉर्ट में डिलीवर करो या उसको बार बार लिखते रहो, कोई मतलब नहीं है। पॉइंट्स में लिखो ज्यादा से ज्यादा। जैसे आपने देखा मैंने आज हर चीज पॉइंट्स में थी। सेक्स ऑर्गन है तो एंथीडिया, उगोनिया, एक लाइन में लिख दिया दोनों का डिस्क्रिप्शन हमने। स्पोर्ट्स के नाम में थोड़ा थोड़ा लिख दिया हमने। तो इस तरह से लिखो बस। तो लाइफ साइकिल बहुत लंबी मिलती है, हिंदी में देखोगे ना आप तो इतना बड़ा चैप्टर दिखता है, लेकिन आपको उसको अंडरलाइन करके करना है। और मैं तो कहती हूँ नोट से बेटर है आप बुक ले लो। बाजार में इतनी अच्छी अच्छी बुक्स मिलती है, हिंदी में मिलती है, इंग्लिश में मिलती है, आप अंडरलाइन करके पढ़ो बस। क्योंकि आप दिन भर अगर लिखते ही रहोगे तो फिर याद कब करोगे बताओ मुझे? इससे तो बेटर है ना आप बुक में रीडिंग कर लो उतनी देर में बैठकर। बुक में पढ़ने की हैबिट डालो। ये लिखना तो तब चाहिए जैसे आपके केमिस्ट्री में प्रैक्टिस चाहिए आपको, फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें प्रैक्टिस से ही काम होता है आपका, तो उनमें लिखिए आप। मेरे को तो नहीं लगता कि बॉटनी जूलॉजी में भी बैठ के दिन भर लिखना चाहिए आप लोगों को। आप आराम से बुक से पढ़िए, कोई भी अच्छी बुक परचेस कर लो मार्केट से और अंडरलाइन करके पढ़ो। नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ही होता है। नोट्स बनाने चाहिए सिर्फ एमएससी में, या आपके पास मैटर नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी बुक से नोट्स बनाएंगे तो बनाइए आप। लेकिन जो चीज आपको सीधे सीधी मिल रही है उसकी आपको नोट्स बनाने